डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी आरंभ करने से पूर्व हम रजिया सज्जाद जहीर जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। रजिया सज्जाद जहीर आधुनिक उर्दू कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका मानी जाती है। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में हुआ। इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर में ही रहकर प्राप्त की। रजिया सज्जाद जी मूलतः उर्दू की कहानियों की लेखिका मानी जाती है। रजिया सज्जाद जहीर जी का आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे। इन्होंने उर्दू में बाल साहित्य की भी रचना की। इस साहित्य के माध्यम से इन्होंने मनोविज्ञान के अनेक सुंदर चित्र अंकित किए। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को इन्होंने उभारने का सफल प्रयास किया। इन्होंने अपनी अनेक कहानियों में समकालीन सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक आदि अनेक विसंगतियों और विडंबनाओं का अनूठा चित्रण किया। सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों को, मानवीय गुणों का सहते सामंजस्य इनकी कहानियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। इनकी कहानियां मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। नमक कहानी में भी लेखिका ने भारत पाक विभाजन के पश्चात सरहद के दोनों ओर विस्थापित पुनर्वासित लोगों के दिलों को टटोलते हुए मार्मिक वर्णन उनका किया। इसी प्रकार इनकी अनेक कहानियां मानवीय पीड़ाओं का सजीव और मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। नमक कहानी रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखिका ने बताया है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से जमीन और जनता को कागजी रूप से तो बांटा जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं। और यह भी सत्य है कि जनता की भावनाओं को कोई दबा नहीं सकता। मानचित्र पर खींची गई लकीर जनता के अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जनता को कोई शारीरिक रूप से तो विभक्त कर सकता है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से उसे कोई बांट नहीं सकता। जैसे इस कहानी में सफिया को पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का यह कथन कि मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं और अपने यहाँ पर अपने अजीजों से, अपने संबंधियों से मिलने आई होगी। जब भारत पाक विभाजन के इतने वर्षों बाद भी लोग अर्थात सरकार, जिन्होंने भारत पाक विभाजन किया था, वे आज भी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी व्यक्तियों के मन से अपने देश के प्रति प्रेम को नहीं मिटा पाए। भारत पाक विभाजन के इतने वर्षों के बाद भी ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से हृदय से प्यार करते हैं। आज भी वे इस जमीन और लोगों के दिलों से दूर नहीं हो पाए। इसी प्रकार जो इस कहानी में सफिया है, सफिया को अमृतसर में भारतीय कस्टम अधिकारी ने कहा, हाँ मेरा वतन ढाका है। जब विभाजन हुआ तभी हम यहाँ आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात को यहाँ आए थे, उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने और सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी
उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आती जाती रही। अर्थात उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इस कहानी में लेखिका हमें बताती है कि सफिया एक मुसलमान औरत है और जब भारत पाक विभाजन हुआ था उस दौरान वे लाहौर को छोड़कर अमृतसर आ गई थी। अमृतसर में वे एक सिख बीबी से कीर्तन में मिलती हैं और सिख बीबी को देखकर हैरान हो जाती है। वह उसको अपनी माँ के रूप में देखती है, अर्थात उस सिख बीबी के रूप में उसको अपनी माँ का स्वरूप दिखाई देता है। वही भारी भरकम शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें, जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, अर्थात उस सिख बीबी का चेहरा खुली हुई किताब के समान उसे प्रतीत होता है। वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी माँ अर्थात अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उस सिख बीबी की तरफ प्यार से देखा तो सिख बीबी ने भी उसके बारे में अपने घर की बहू से पूछा कि ये कौन है। बहू ने बताया कि ये मुसलमान है, अर्थात ये एक मुसलमान औरत है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल पहले से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, वे साधारण खाना खाते हैं और कपड़ों के शौकीन हैं, सैर सपाटे की सरिया जिंदादिली की तस्वीर है। कीर्तन होता रहा, वे धीरे धीरे बातें करती रही। सफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, अम्मा जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। तब सिख बीबी ने कहा, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी हम यहाँ आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी है, हमारा घर बार है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर की बहुत याद आती है। हमारा वतन तो लाहौर ही है। यह भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित लोगों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीबी आज भी जो सफिया को अमृतसर में मिली थी, वह आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वह सफिया से नमक ले आने की फरमाइश करती है, क्योंकि सफिया कहाँ पर जा रही थी? लाहौर में, और वह उससे प्रार्थना करती है, अनुरोध करती है, फरमाइश करती है कि वह लाहौर से उसके लिए नमक ले आए। सफिया का बड़ा भाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। सफिया के नमक को ले जाने पर वह उसे गैर कानूनी बताता है। जब सफिया अपने भाई को कहती है कि वह नमक को अमृतसर ले जाना चाहती है, अर्थात लाहौर के नमक को अमृतसर ले जाना चाहती है, तो उसका भाई उसे गैर कानूनी बताता है। लेकिन सफिया वहां से नमक ले जाने की जिद करती है। वह नमक को एक फलों की टोकरी में डालकर कस्टम अधिकारियों से बचाना चाहती है। सफिया अभी भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है। अब भी उसके हृदय में अपने लाहौर का अनूठा सौंदर्य समाया हुआ है। वह आंखें बंद कर कर अभी भी वहां के इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें आदि देखने लगती है। सफिया
भारत आने के लिए फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसके किनुओं की टोकरी में नमक है, कहीं यह बात कस्टम अधिकारियों को पता न लग जाए और उसका नमक न निकाल ले, क्योंकि वहां से नमक लाना गैर कानूनी था। यह केवल वही जानती थी, लेकिन वह मन ही मन कस्टम अधिकारियों से डरी हुई थी। जब सफिया लाहौर से अमृतसर आ रही थी तो वह रेलवे स्टेशन पर बैठी डरी डरी और सहमी सहमी थी, क्योंकि नमक पाकिस्तान से सरहद पार हिंदुस्तान में ले जाना गैर कानूनी था और वह नमक उसे कस्टम अधिकारियों से बचाकर लाहौर लेकर आना था। उसे डर था कि कहीं कस्टम अधिकारी उसे पकड़ न ले, जिससे सफिया के साथ साथ उसकी तथा उसके परिवार की कोई इज्जत नहीं रह जाती। अगर कस्टम अधिकारी उसे नमक के साथ पकड़ लेते। उस दौरान वह डरी डरी और सहमी सहमी थी। यह बात केवल उसे पता थी कि उसके पास नमक है। कस्टम अधिकारियों ने सफिया को नमक ले जाने की इजाजत दे दी तथा दिल्ली को अर्थात दिल्ली को अपना वतन बताया और बताते हुए कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, अर्थात जो सिख बीबी थी उन्होंने उससे नमक मंगवाया था और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। जो वहां पर कस्टम अधिकारी था वह दिल्ली से पाकिस्तान गया था। उसके दिल में भी दिल्ली के प्रति देशभक्ति की भावना थी। कागजों में यदि हमारी सीमाएं अलग हो जाती हैं, लेकिन फिर भी दिलों से, जो दिलों के अंदर देशभक्ति की भावना है, उसको हम नहीं मिटा सकते। रेल में सवार होकर सफिया जब पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची, वहां भी उसका सामान कस्टम वालों ने चेक किया। भारतीय कस्टम अधिकारी उस समय वहां पर मौजूद सुनील दास गुप्त जी थे। सुनील दास गुप्त जी ने सफिया से कहा कि मेरा वतन ढाका है। उसने कहा जब भारत पाक विभाजन हुआ था तभी वे ढाका से भारत आई थी। इन्होंने भी सफिया को नमक अपने हाथ से सौंपा। इसे देखकर सफिया हैरान रह गई और सोचने लगी और सोचती रही कि किसका वतन कहाँ है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया कि राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं, अर्थात बना चुके हैं, वहां पर बस चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जमीन पर खिंची रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई। इस कहानी में लेखिका ने भारत और पाक के विभाजन से अपने विस्थापित की समस्या का चित्रण किया है। विस्थापन की समस्या बड़ी भयंकर होती है। विस्थापन की समस्या के पश्चात यहाँ की जनता के ऊपर अनेक भेदभाव पैदा हो गए, लेकिन इस आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ दिखाई देता है। भारत पाक जनता परस्पर जुड़ी हुई है। उन्हें अब भी अपनी जन्मभूमि की सुनहरी यादें सताती हैं। उन्हें अब भी कोई बात याद आने पर एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं, अर्थात उनके मन में संवेदनाएं जागृत होना स्वाभाविक है।
सफिया के द्वारा गैर कानूनी नमक लाने पर कस्टम अधिकारी उसे रोकते हैं तथा नमक को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन आपसी मोहब्बत, देशभक्ति की भावना के कारण वे सफिया को स्वयं नमक ले जाने की इजाजत देते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि इस कहानी में जो हमने विस्थापन की समस्या बताई है और लोगों के दिलों में, भारतीयों के दिलों में, चाहे वे पाकिस्तान में रहते हैं चाहे वे हिंदुस्तान में रहते हैं, परंतु अपनी मातृभूमि के प्रति आज भी उनके मन में देशभक्ति की भावना है। इस कहानी का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।